नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हां, इस वक्त शहर में इस बात को लेकर तेजी से चर्चा की जा रही है कि स्कीम क्रमांक 171 जो आईडीए द्वारा हटाई गई है, उसके बाद वहां की जमीनों का हो क्या रहा है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, जिसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कहते हैं, वो क्या स्टेप लेगा, नगर निगम क्या स्टेप लेगा, जिला प्रशासन क्या स्टेप लेगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। जानते हैं उनके विचार, क्या सोचते हैं वो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को क्या करना होगा पुरानी कॉलोनियों को और नई कॉलोनी को लेकर। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। अब चूंकि 171 हटा दी गई है, इंदौर विकास प्राधिकरण ने बड़ी स्टेप ली है। अब ये किसके कहने से लिए, किसके कहने से नहीं लिए, बीती गुजरी बातें हो गई, लेकिन अब बहुत सारी समस्या भी खड़ी होने वाली है। कुछ कॉलोनीज वहां पर ऐसी थी जिनका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एक अरसे पहले नक्शा स्वीकृत कर दिया था और धीरे धीरे करके समय जो बदला और उसमें नियमों में बदलाव आता गया। अब परेशानी यह है कि अगर नए नियमों के अनुसार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नक्शे स्वीकृत करता है तो प्लॉट साइज छोटे हो जाएंगे और विकास अनुमति की जो प्रक्रिया है वो अलग हो जाएगी। जो रजिस्ट्रियां हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएंगी। क्या होगा रईस जी? ऐसा है कि आईडीए ने इसकी वेबसाइट को उत्तर छोड़ दी। लगभग 8-9 संस्थाओं की ज़मीनें क्लियर हुई है। अब इन संस्थाओं में जो गड़बड़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 25 सालों में संस्थाएं कई बार बिक गई भूमाफियाओं को। जो वास्तविक हाउसिंग सोसाइटी है उसका 25 साल पहले कोई और अध्यक्ष था, 2-4-5 अध्यक्ष हर संस्था में बदल चुके हैं और जो संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वो भूमाफियाओं के ड्राइवर, नौकर चाकर वो हैं। असली अध्यक्ष तो उसके पर्दे के पीछे कोई और हैं जो इंदौर में ज़मीन का खेल अच्छी तरह से खेलना जानते हैं। तो बीच बीच में कई बार इन संस्थाओं के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शों में फेरबदल हुआ। तो ऐसा हुआ कि जिनके प्लाट 1500 फुट के थे उनके 1200 कर दिए, जिनके 1200 स्क्वायर फीट के प्लाट थे उनके 800-1000 फुट कर दिए। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग भूमाफियाओं ने बिके हुए प्लाट के अलावा और वहाँ पर माल उनको मिल जाए, अतिरिक्त प्लाट निकल जाए ताकि वो करोड़ों रुपए कमा सके, इसके लिए नक्शों में फेरबदल हुए। जो नक्शे में फेरबदल होता है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हाउसिंग बोर्ड, जो हाउसिंग संस्थाएं जो है उन संस्थाओं के पदाधिकारियों के आवेदन पर सारे प्लाटधारियों की सहमति से लेता है। अब जिन लोगों को प्लाट बरसों से नहीं मिलते वो ये सोचते हैं कि चलो हमको छोटा बड़ा कुछ तो मिल रहा है क्योंकि ज़मीन के भाव भी बढ़ गए हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अभी संस्थाओं को टीएनसी में या तो नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा या जो उन्होंने बदलाव किया उसके हिसाब से लोगों को प्लाट मिलेंगे। पर राज जी, परेशानी तो यूं आ गई ना, जो अब नियम में जो बदलाव आ गया, मास्टर प्लान में जो चेंज आ गया है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो अपने नियम बदल दिए। पहले 7.5 मीटर की सड़क के ऊपर कॉलोनी सेंक्शन होती थी, अब 9 मीटर सड़क के ऊपर चाहिए। एक मेजर रोड देना जरूरी है। पुराने नक्शे में तो ये सब चीजें हैं नहीं। मास्टर प्लान के अनुसार नियम तो बदले हैं लेकिन चूंकि ये कॉलोनियाँ पुरानी हैं तो इसमें ये होता है कि पुरानी स्वीकृति को ही मंजूरी दे दी जाएगी। नए नियम इन पे इसलिए लागू नहीं होंगे। जैसे ये WS का मामला है, कमजोर आय वर्ग के लोगों के, उसके लिए प्रशासन जो है प्लाट अधिग्रहण की कार्रवाई कराता है, प्लाट गिरवे रखता है जिसको कहते हैं हम, या वापस नियम में बदलाव आया था कि आप पैसा जमा कर दो। फिर एक नियम ये आया था कि गरीबों के लिए, कमजोर आय वर्ग के लिए फ्लैट बना के दे दो। तो ऐसे नियम में बदलाव आते रहते हैं। आप चूंकि ये संस्थाओं के पदाधिकारी अध्यक्ष के पास इस बात का विशेष अधिकार रहेगा कि हमने तो पहले जब जो नियम था उस नियम से मंजूरी करा ली थी, लेकिन लफड़ा ये हुआ कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने हमारी ज़मीन स्कीम में ले ली। अब स्कीम हमारी ज़मीन पर लागू करने के कारण बाद में यदि सरकार के नियम बदलते हैं तो उस पर हम प्रभावित नहीं होते और ऐसा होता भी है। मेरी जानकारी में ऐसा है कि फ़िलहाल जिन शर्तों पर जिस अलग अलग कॉलोनियों की परमिशन अलग अलग समय पर हुई है वो नियम लागू होंगे। पर अजी एक चीज और सामने आएगी। अब रजिस्ट्रियां, जैसे आपने कहा अभी कि कुछ संस्थाओं ने अपने प्लॉट होल्डर्स के प्लॉट छोटे कर दिए। सपोज करिए मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपने किसी कॉलोनी में 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया था, संस्था ने उसको घटाकर 1200 स्क्वायर फीट का कर दिया, लेकिन आपके पास रजिस्ट्री 1500 स्क्वायर फीट की। ये जो चेंजेस आएंगे, इस चेंजेस के आधार पर नई ये भी मान लेते हैं हम कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एज इट इज नक्शा पास कर दिया। नगर निगम जब वो नक्शा पास करवाने जाएगा व्यक्ति, जब वो दस्तावेज वहां पर लगाएगा 1500 स्क्वायर फीट की और प्लॉट होगा 1200,
फिर नया कॉम्प्लिकेशन खड़ा होगा। ये कॉम्प्लिकेशन दूर कैसे होंगे? ऐसा है कि झंझटें तो बहुत सारी है, हमने कल भी इस मुद्दे पर बात की थी, तब ये कहा था, लेकिन एक एक करके झंझटें क्लियर होगी। हो सकता है कि 2-5-10 साल का टाइम लग जाए, क्योंकि जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा प्लाट 1500 का 1200 कर दिया, तो ये सोचता है यार चलो इनसे कौन लड़ेगा, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि तो इन भूमाफियाओं के संरक्षक हैं कि हाँ शिकायत करने जाएंगे, कब तक चप्पलें घिस गई, 25 साल में प्लाट नहीं मिला, अब मिल रहा है तो चलो छोड़ो। तो 1500 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री सरेंडर होती है नए नक्शे के अनुसार, उसमें संस्था की और प्लाटधारी की सहमति होती है। हाँ, हो जाती है, आसानी से हो जाती है वो। कई संस्थाओं ने की है, कई संस्थाओं के प्लाट होल्डरों ने भी समझौता करने के लिए किया है। पुरानी रजिस्ट्री सरेंडर होकर फिर नई रजिस्ट्री जिस साइज के हिसाब से मास्टर जो टीएनसी ने नक्शा पास किया है टाउन कंट्री प्लानिंग ने, उसके हिसाब से वो चेंज कर। तो आपको क्या लगता है अभी इस 171 के जाने के बाद जो वहां पर जमीनें पड़ी संस्थाओं की, अब संस्थाओं के अध्यक्ष जो आप जैसा बता रहे हैं कि पूरी की पूरी बॉडी बदल गई है, पुराने अध्यक्ष जो सदस्य तो रहे नहीं, तो वापस से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ लोग दौड़ेंगे और नए नक्शे की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे? देखिए, जिस संस्था के अघोषित मालिक जो भूमाफिया हैं, चालबाज, पुष्प विहार कॉलोनी, मजदूर पंचायत और ये सब, इनमें कुछ कलाकार घुसे हुए हैं जमीनों के। ये कलाकार हो सकता है कि अपने सदस्यों के समर्थन से टाउन कंट्री प्लानिंग को एक लेटर बना के देंगे कि हम चाहते हैं कि इस संस्था में हमारे प्लाट यदि छोटे होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वो प्लाट लेने के लिए तैयार हैं। और ये काम मेरे को ऐसा लगता है कि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत कर करके लोग थक चुके हैं। अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस साइज का प्लाट मिल रहा है, उस साइज का प्लाट लेने को तो लोग तैयार हैं। इन सारी संस्थाओं के चक्कर लगाना है, लेकिन बड़ी बात ये है कि टाउन कंट्री प्लानिंग तो अपनी जगह है, संस्थाओं के दफ्तर कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल मेरा अगला आपसे प्रश्न यही था कि वो उन संस्थाओं के दफ्तर कहाँ हैं? जो व्यक्ति जिसने उस संस्था से प्लॉट लिया था वो आज ढूंढेगा किसे? क्योंकि उसने तो प्लॉट 20 साल पहले लिया था, 20 साल में तो 20 अध्यक्ष बदल गए, 20 बोर्ड चेंज हो गए, शिकायतें हो गई, सहकारिता विभाग ने शिकायत कर दी, पुलिस ने उन पर कार्रवाइयां कर दी, तो अभी किस छोर पर जाकर आदमी रुकेगा? न ठोर है न छोर है, इसमें बिल्कुल सही बात है। जो संस्था के मालिकों की नीयत खराब होगी, और ज़मीन वालों की तो नीयत खराब रहती है, कुछ ज़मीन वाले ज़रूर अच्छे हैं शहर में, तो ये जो लोग ज़मीन के जादूगर हैं, ये लोग लोगों को धक्के खिलवाएंगे, इनके दफ्तर बंद रहेंगे, पता इन्हें बता भी दिया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के फ़ोन उठेंगे नहीं, लोग शिकायत करेंगे, फिर वापस से एक शिकायत चलेगी। इसीलिए मैंने बार बार ये कहा है, और मेरी बात भी हुई है अफसरों से इस बारे में, कि जिला प्रशासन की निगरानी में ये सब काम होना चाहिए, और उसके लिए नगर निगम, टीएनसी, सहकारिता विभाग की एक संयुक्त कमेटी बनना चाहिए। कि उदाहरण के लिए मजदूर पंचायत ग्रामीण संस्था है, तो उसकी लिस्ट बुलवाना चाहिए कि कितने सदस्यों के पैसे जमा थे, कितने सदस्य। इसमें एक और बात है अर्षद भाई कि कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं। तो उदाहरण के लिए आपको प्लाट की रजिस्ट्री कर दी थी, तो आपने वो प्लाट किसी और को भेज दिया, उसने किसी और को भेज दिया, तो संस्था के रिकॉर्ड में तो आपका ही नाम चढ़ा हुआ है। अब वो 3-4 लोगों को जो बिक गया है, उन सब के नाम चढ़ के और वापस होगा, तो इसमें कानून चमकाएगा प्लाटधारी को कि नहीं, तुम्हारा प्लाट तो कैंसिल किया जाता है सहकारिता के आधार पे, क्योंकि तुम तो मेंबर ही नहीं हो संस्था के, तुमको प्लाट क्यों दें। ये झगड़े शुरू होंगे, और इस तरह के झगड़े जो है, कन्नड़ रोड पे एक कॉलोनी है गोकुल नगर, उस कॉलोनी में भी भूमाफियाओं ने जो है 1800 फुट के प्लाट 1500 फुट कर दिए, कहीं 1500 के 1200 कर दिए। जो बेचारे मजबूरी के मारे लोग थे, उन्होंने समझौते कर लिए, और उसमें भूमाफियाओं ने लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट माल सुरक्षित रख लिया, और वो बाईपास से टच है, और उस पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी कर ली। तो इन सब संस्थाओं में भी ये खतरा है कि सदस्यों के प्लाट छोटे किए जाएंगे, और छोटे करके ये एक ज़मीन और उसमें से निकालेंगे, और उसको कमर्शियल उपयोग करने के लिए ये टीएनसी से नया नक्शा पास कराएंगे। अब टीएनसी के अफसरों को चाहिए कि भाई जब आप प्लाट की साइज यदि कम कर रहे हो, तो इसलिए कम करो कि सभी सदस्यों को प्लाट मिल जाए, इसलिए नहीं कि आप एक ज़मीन नया डेवलपमेंट कर लो। तो ये टीएनसी के अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। इसके साथ एक प्रश्न और उठेगा राजेश जी, कि मान लीजिए सारी चीजें अपनी रफ्तार से चलती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आएगी,
कि कॉलोनी का डेवलपमेंट करना है तो उसके पैसे कौन इकट्ठे करेगा, और वो तमाम तरह की जो परमिशन, जैसे आपको मालूम है कि नगर निगम से उनको विकास अनुमति लेना होगी, वो एक बड़ा फंड वहां पर जमा होता है, तकरीबन 140 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से फंड जमा होता है। वो फंड कौन जमा करेगा? देखिए, सभी हाउसिंग जमा करने वाला और परमिशन लाने वाला, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, सभी ने एक गोरख धंधा शुरू कर रखा है डेवलपमेंट के नाम पे, 2-3 बार प्लाटधारी से चार्जेस लेने का। अब वो डेवलपमेंट कितने रुपए स्क्वायर फीट का होगा, 400, 500, 600, 1000 रुपये स्क्वायर फीट का, इसकी क्या गारंटी है? दूसरा, नगर निगम में या जिला प्रशासन में या टीएनसी में जो फीस जमा होती है वो तो चेक से होती है। तो ये लोग क्या करेंगे, संस्था के जो काबिज लोग हैं वो लोग ये करेंगे कि जितना पैसा सरकारी एजेंसी को देना है उतना पैसा तो चेक से ले लेंगे और बाकी पैसा नगद लेंगे। और नगद में से कितने पैसे की रसीद काट के देंगे ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिला के प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये संस्थाओं की जमीन आईडी ने जो मुक्त कर दी है उससे भूमाफियाओं को फायदा है या एक्चुअल प्लाटधारियों को। राय जी, एक चीज और जानना चाहता हूँ मैं आपसे। मान लीजिए सब कुछ ओके हो जाता है, जमीन भी मिल जाती है, डेवलपमेंट भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद भी गारंटी क्या है कि इस समय में, इतने समय में ये काम पूरा हो जाएगा? और जिस तरह से लोग खुशियां मना रहे हैं इस वक्त के 171 हट गई है, संस्थाओं की जमीनें मुक्त हो गई है, जिन कॉलोनी में उन्होंने प्लॉट लिए थे वो फ्री हो गए, क्या लगता है, उम्मीद की जा सकती है कुछ ऐसी पॉजिटिवली? ये इसको अपन इस तरह से उदाहरण से समझें कि ये जो बिरबल की खिचड़ी बन चुका है मामला, तो इसमें जो है एक एक स्टेप में जाने में कितना समय लगेगा ये हर संस्था के पदाधिकारियों की नीयत पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यदि संस्था ईमानदारी से काम करना चाहती है, जिनकी ज़मीन छूट गई है, तो उनको अपने सदस्यों की साधारण सभा बुलाना चाहिए, ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहिए, सभी सदस्यों के सुझाव भी लेना चाहिए और कुल मिला के एक अच्छी कॉलोनी डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों का जो 25-30 साल का पुराना सपना था वो पूरा हो सके। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे राजेश राठौर जी, जिन्होंने अपने विचार रखे स्कीम क्रमांक 171 को लेकर के। आईडीए ने इसे हटा तो दिया है, लेकिन लोगों के सपने कब पूरे होंगे? जिन्होंने 20 साल 25 साल पहले अपने मकान के, अपने आशियाने के सपने देखे थे, वो अब तक पूरे नहीं हुए। जिस तरह के विचार व्यक्त किए राजेश जी ने, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2, 4, 5 साल तक सिर्फ लोग खुशी होते रहेंगे, उन्हें अपना आशियाना इतना आसानी से नहीं मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद।